नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 ऋण का सुख। ऋण से मतलब समझते हैं आप? उधार, लोन। आजकल हमारी भौतिकवादी संस्कृति में हम सबकी ये मान्यता हो गई है कि हमें अधिक से अधिक सुखों का उपभोग करना है। जितना ज़्यादा सुख होंगे उतने ज़्यादा हमारी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। और इन दिनों तो हम देख रहे हैं कि बहुत से नए नए आविष्कार होते चले जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन के कामों को भी बहुत आसान किए जा रहे हैं। हमें कहीं आना है, जाना है, मोटर कार होनी चाहिए। हमें अपना मनोरंजन करना है तो टीवी और डीवीडी होने चाहिए। हमें यहाँ बैठ कर के ही दूर अपने किसी रिश्तेदार से बात करनी है तो भाई बढ़िया से बढ़िया मोबाइल होना चाहिए। ये सारे सुख अपने चरम पर पहुँच चुके हैं और हम सभी चाहते हैं इन सुखों का उपभोग करना। तो बस ये पाठ उसी बात से जुड़ा हुआ है कि हमारे पास क्या इतनी पूंजी है कि हम सभी उन सुखों को अपनाएं, हम सभी उन सुखों को उठा पाएं, या फिर उधार लेकर के वो सारे साधन उपलब्ध करवाएं जिनकी हमें ज़रूरत है। पाठ इसी बात को लेकर लिखा गया है कि जितनी हमारी चादर है ना, उतना ही हमें पैर पसारना चाहिए। यदि चादर से बाहर पैर पसारने की कोशिश की तो उसका दुख हमें स्वयं को ही उठाना है। चलिए शुरू करते हैं पाठ। कल तक जिनके लिए साइकिल भी एक सपना थी, आज ये मोटरसाइकिल पर इतराते घूमते हैं। कार जिनके लिए केवल एक दर्शन लाभ की वस्तु थी, आज उनके द्वार पर वह साक्षात खड़ी है। एक छत के लिए तरसने वाले अमूमन 2-3 भूखंडों के मालिक हैं। निःशुल्क विद्यालयों में भी बच्चों का दाखिला कराने के लिए 2 बार सोचने वाले अपने नौनिहालों को विदेशी शिक्षा का सुख भोग कराने की तैयारी में जुटे हैं। ये तो चंद उदाहरण हैं। वस्तुतः आज की सुलभ, आसान व सर्व सुविधा संपन्न ऋण व्यवस्था ने उक्त सभी सपनों को मूर्त रूप प्रदान किया है। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि जो चीज़ें हमारे लिए मुहैया करना बहुत मुश्किल हुआ करती थी, जिन चीज़ों को जुटाना हमारे लिए बहुत कठिन हुआ करता था, आज वो सबके पास आसानी से उपलब्ध है। चाहे वो बहुत बड़ी मोटर कार हो, चाहे वो हमारे घर की भौतिक वस्तुएं हों, चाहे बड़े बड़े फर्नीचर हों, या फिर जो व्यक्ति एक सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करा कर के पूरी शिक्षा उसका करवाना चाहता था, वो अब अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज रहा है। क्या आप अनुमान कर सकते हैं इन सब में कितना खर्चा लगता होगा, कितनी आमदनी उसे करनी होती होगी? लेकिन आजकल की जो ऋण व्यवस्था है, ऋण व्यवस्था आप समझते हैं ना, लोन सिस्टम, हमें लोन मिल जाता है आसानी से। कोई भी कंपनी हमें लोन देने को तैयार हो जाती है। तो इस लोन व्यवस्था ने या इस ऋण व्यवस्था ने हमारी इन सभी आशाओं को पूरा करने के लिए पंख लगा दिए हैं। दीन दुखियों व असहायों की कष्टहारिणी। क्या बोल रहे हैं वो कि ये जो हमारी ऋण व्यवस्था है ये क्या है? दीन दुखियों और असहायों की कष्टहारिणी है, सर्व दुख निवारणी। पतित ऋण गंगा आपका उद्धार करने के लिए बहती चली जा रही है। अगर अब भी आप इसमें हाथ न धो पाएं तो आपका भगवान ही मालिक है। यहाँ पर तंज कसता हुआ, व्यंग्य कसता हुआ लेखक कह रहा है कि इतनी सुविधा जब आपको मिल रही है, एक गंगा बह रही है आपको सुविधाएं देने के लिए, ऋण रूपी गंगा बह रही है, तो अगर आप अब भी उसमें हाथ नहीं धो रहे तो फिर भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको उन्हें देखकर ईर्ष्या नहीं होती जिसमें गोता लगा चुके हैं, अर्थात आकंठ ऋण सुख भोग चुके हैं? व्यंग्य शैली में लिखा हुआ ये पाठ है बच्चों, मजाकिया लहजे में। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि क्या आपको जो दूसरे व्यक्ति सुख उठा रहे हैं उनको देख के जरा भी जलन नहीं मचती, ईर्ष्या नहीं होती? आपके मन में ऐसा नहीं आता कि उसके पास मोटर कार है, बंगला है, इतने बड़े बड़े फर्नीचर हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके वो निकलते हैं? क्या आपके मन में उनको देख के कभी ऐसा नहीं होता कि हम भी इस ऋण सुविधा के समुद्र में गोता लगाएं? अब आप कहेंगे कि भैया हम तो उतने ही पैर पसारते हैं जितनी हमारी चादर है। बात भी ठीक है, लेकिन जब चादर से निकले पैरों को पूर्ण सुरक्षा या कहें कि बीमा की गारंटी कोई कर रहा है तो आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। देखिए चादर कैसे बढ़े ये तो आप ही समझ सकते हैं। लेकिन छोटी चादर में आप पैर सिकोड़ करके सोएं, यह ऋण को प्रसाद की तरह बांटने वाली कंपनियों की तौहीन है। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होगा। अब आपको क्या सिखाया गया बचपन से कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं कि ये जो ऋण बांटने वाली कंपनियां हैं, आपको घर बैठ करके ऋण दे रही हैं और आपके जो पैर चादर से बाहर हैं उन्हें ढकने की कोशिश कर रही हैं, और फिर भी आप उनसे ऋण नहीं ले रहे।
तो भाई ये तो बदतमीजी है, ये तो आप उसका अपमान कर रहे हैं। यहाँ पर मजाकिया लहजे में लेखक ने कहने की कोशिश की है कि आप भौतिकवादी संस्कृति के साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चल रहे। मनुष्य तर्कशील प्राणी है, तर्क करना उसका स्वाभाविक गुण है, वह दूरदर्शी है, अतः दूरदर्शिता से भी वह क्यों चूके। वह फिर प्रश्न करेगा, अजी लेंगे तो चुकाना भी पड़ेगा। लेकिन स्थिति यह है कि आपके तर्क को चारों खाने चित्त करने वाले कुबेर के प्रतिनिधि यानी वित्तीय कंपनियों के एजेंट आपको ऐसे सब्ज बाग दिखाएंगे कि आपको पतझड़ में भी सावन दिखाई देने लगेगा। कुछ देर के लिए तो हनुमान जी को भूलकर इन्हीं को संकट मोचन समझ बैठेंगे आप। ऊपर से पत्नी समझाएगी कि ये तो मैं भी मानती हूँ कि कर्ज लौटाना भी तो पड़ेगा, लेकिन कौन सा आज लौटाना है, कल किसने देखा, फिर आज को क्यों ना भोगा जाए। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब आपसे हम ये बात कर रहे थे कि भाई आपको देके ईर्ष्या नहीं होती, दूसरे लोग इतने सुख भोग रहे हैं तो आप भी कर्जा लेकर के अपने सुखों में वृद्धि कीजिए। तो फिर एक प्रश्न और उठता है कि भाई लेंगे तो चुकाना भी पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने वित्तीय कंपनियों के एजेंट को हनुमान जी के समान बताया है, संकट मोचन कह दिया है कि भाई वो तो आपके संकट को दूर करने आए हैं, पर फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उनसे दूर भाग रहे हैं। कुबेर का प्रतिनिधि खुद आपके घर चल कर के आ रहा है, कुबेर धन के राजा, भाई आपको धन देना और आप धन नहीं ले रहे। तो फिर आपकी पत्नी भी आपको आगे से समझा रही है, अरे भाई कर्ज तो लौटाना है, पर आज थोड़ी लौटाना है, और कल किसने देखा, पर आज तो हमारे साथ है ना, उसे सुख भोग लो। भूत का मिलता नहीं है छोर, कौन जाने भावी किस और, आज तो वर्तमान की लूट, मनोबल कहीं न जाए सूट। वो कह रहे हैं कि अरे भाई कल की चिंता किसको करनी है, कल किसने देखा, कल जिंदा है नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर आज जो लूट मच रही है उसे तो लूट लो। अब यहाँ पर अपने तर्क में आपकी पत्नी क्या उठेगी, जरा सोचो। ऋण सुविधा से बिरादरी में नाक कितनी ऊंची होगी, मोहल्ले वालों पर रौब जमेगा सो अलग। आप भी ये सोचते हुए ऋण इसलिए ले लेंगे कि बिना बुलाए मेहमान आंखों में चाहे खटकते हों, लेकिन दरवाजे पर दस्तक दे रही लक्ष्मी का स्वागत किया जाना चाहिए। उस समय आपको चार्वाक दर्शन का निम्नलिखित सूत्र ठीक लगने लगेगा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब इतना फोर्स किया जाएगा, आपको इतना दबाव डाला जाएगा आपके ऊपर, तो आप भी ये सोचने लगेंगे कि बिन बुलाए जब लक्ष्मी हमारे घर पर आ रही है तो उसको कौन ठुकराए भाई। जब लोग हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कर्जा ले लो कर्जा ले लो, तो हमें लेने में क्या बुराई है। तब आपको चार्वाक दर्शन, मतलब चार्वाक दर्शन का मतलब होता है कि अभी जो है उसमें जी लो, खूब आराम कर लो, बाकी किसने देखा है। तो उसका ये सूत्र आपको याद आने लगेगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मतलब कह रहे हैं कि जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, कर्ज करके भी घी पियो। इस नश्वर शरीर का क्या पता पुनर्जन्म मिले ना मिले, जब आप मर जाएंगे तो किसने देखा है कि आपने कर्जा लिया था, आपको थोड़ी चुकाना, चुकाते रहेंगे आपके पीछे वाले लोग। ये प्रवृत्ति आजकल के लोगों में घर करती चली जा रही है, पर ये प्रवृत्ति बच्चों बहुत गलत है। हमें खर्च उतना ही करना चाहिए जितनी हमारी आमदनी है। अब इस खर्च की भी बहुत बुराइयां हैं कि अगर हम कर्ज ले लेकर के अपना काम चलाते रहेंगे तो उसमें पछताना आपको ही पड़ेगा। कहते हैं धन का अभाव घर में अशांति पैदा करता है। इसी अशांति को दूर करने के लिए तो आज तरह तरह की वित्तीय कंपनियां आपके बिना आवेदन पर भी झूठी सच्ची आय, पैन कार्ड आदि के आधार पर ऋण दिलाने को तत्पर है। आपको बस सहमति में सिर हिला देना है, बस आपके द्वार पर सारी ही सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। व्यक्तिगत ऋण, शिक्षा ऋण, गृह ऋण, कार ऋण आदि न जाने क्या क्या। समझ रहे हैं ना बच्चों, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग का जो लोन है वो, और आपको अगर कार खरीदनी है उसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। अरे भाई छोटी से छोटी चीज के लिए भी आपको कंपनियां लोन देने के लिए तैयार हैं। आपको शुरू में बस कुछ फूल अक्षत की व्यवस्था करनी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पे लेखक मजाक उड़ा रहे हैं कि जैसे हम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं ना, तो उसमें फूल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा डाउन पेमेंट देना है, अग्रिम राशि देनी है, और बस पूरा लोन आपका। आइए अब इससे संबंधित परिणामों की भी चर्चा कर लें। अब यहाँ तक लेखक ने हमें क्या समझाया कि वित्तीय कंपनियां, आसपास के लोग, आपके घर के परिवारजन आपको बहुत 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 दबाव डालते हैं
कि क्या है, लोन ले लो, आज धीरे धीरे करके चुका देंगे, चीज़ तो बन जाएगी ना, हम इकट्ठा तो खरीद ही नहीं सकते, ना कभी इतना पैसा इकट्ठा होगा, ना कभी हम खरीद पाएंगे। और घर का जो बड़ा सदस्य होता है वो भी इन सबके दबाव में आ जाता है, लालच में आ जाता है कि हाँ भाई, ना तो कभी हम इतना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे और ना ही हम इकट्ठी कोई चीज़ खरीद पाएंगे, तो चलो थोड़ा थोड़ा करके ही खरीद लेते हैं। पर इन सब के भी बच्चों दुष्परिणाम होते हैं। अब क्या दुष्परिणाम है, क्या अच्छे परिणाम है, वो सब हम चर्चा करते हैं। महानगरों की रेड लाइटों पर लगी कारों की कतारें, जहां साइकिल को डायनासोर की तरह लुप्त दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जब भी हम बड़े शहरों से निकलते हैं तो वहां पर क्या दिखाई देता है, केवल कारें ही कारें दिखाई देती हैं। कभी एक जमाने में साइकिल सर्व सुविधा संपन्न साधन हुआ करता था, जिसके घर में साइकिल हुआ करती थी वो बहुत अमीर माना जाता था। तो आज साइकिल तो डायनासोर की तरह खत्म हो गई है, लेकिन जहां नजर घुमाओ वहां कारें ही कारें दिखाई देंगी। इसे देखकर आप शायद ही माने कि हमारे देश में अभी भी गरीबी है। कारों की इतनी बाढ़, यही कोई 10 वर्षों से ज्यादा समय तो नहीं हुआ इन्हें आए हुए। वो कह रहा है कि हम कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है, हम क्या कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं, है ना। तो भारत एक गरीब देश कैसे है, जहां देखो वहां कारें ही कारें दिखाई दे रही हैं। वास्तविकता यह है कि हम अक्सर अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर अनावश्यक कार्यों के लिए ऋण ले लेते हैं। ऐसे में कई बार फिजूल खर्ची भी बढ़ जाती है। बेटी के विवाह में आपका बजट स्वाभाविक रूप से 1 लाख की जगह 1.5 लाख तक बढ़ जाता है। भले ही न्यायालयों ने ऋण वसूली में उत्पीड़न की मनाही कर दी हो, लेकिन मानसिक रूप से तो आप चिंतित रहते ही है ना। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि बेशक हमने ऋण ले लिया, हमने उधार लेके घी पी लिया, अपने सुखों को बढ़ा लिया और एक आराम की जिंदगी हम जी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से चिंतित तो है ना कि हमें किसी का कर्ज देना है, किसी को पैसा देना है, और जो चीज़ हम उस कर्ज के बदले खरीद करके लाए हैं हम उसका सही तरह से उपभोग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक दिमागी चिंता जो है हर वक्त बनी रहती है कि हमें उस चीज़ के पैसे देने हैं, हमें उस चीज़ के पैसे देने हैं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भले ही न्यायालय ने ऋण वसूली में उत्पीड़न की मनाही कर दी हो, अब जो पैसा देता है वो अपना पैसा निकलवाना भी जानता है, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या बड़े बड़े जो हैं लोग उस पर निर्धारित कर दिए जाते हैं कि आपके घर में वो लोग आएंगे और आपसे पैसा लेकर के जाएंगे, वरना आपकी जो वस्तु हैं वो उठा करके ले जाएंगे। लेकिन चाहे शारीरिक रूप से उत्पीड़न हमारा ना हो रहा हो, लेकिन हम दिमागी तौर पर परेशान रहते ही हैं। किश्तें जमा न करा पाने की स्थिति में टीवी के चित्र बेरंग, फ्रिज की शीतलता उष्ण व कार की गति साइकिल से भी धीमी लगने लगती है। तो इस ऋण जाल में फंसने से बचिए। क्यों ना कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति को न्योता दे रहे हैं। झूठी शान कुछ दिन तक ही चलती है, बाद में प्रतिष्ठा को जो आघात पहुंचता है वह असहनीय होता है, जिंदगी बेरंग लगने लगती है। अतः जीवन में अपनी स्थिति के अनुरूप रंग भरें, जिसकी आभा सदैव आपको महसूस हो, न कि कृत्रिम रंगों के भुलावे में आए जो जीवन को बेरंग या बदरंग बना देगा। यहाँ पर लेखक ने समझाना चाहा है कि चाहे कितनी भी हम वस्तुएं खरीद लें, पर जब तक हम उसका पैसा नहीं चुकाते तब तक हमारे मन में एक डर रहता है कि अरे कहीं हमारी जो बाहर इज्जत बनी हुई है वो मिट्टी में ना मिल जाए, कहीं हमसे कोई वैसा वसूल करने आए और वो चिल्ला चिल्ला करके शोर न मचा करके जाए कि तुमने पैसा तो ले लिया, आप चुका नहीं रहे हो। तो जितनी हमारी स्थिति है खर्च करने की, जितनी हमारी आमदनी है खर्च करने की, उतना ही हमें खर्च करना चाहिए। बिना मतलब के खर्च करके अपने हाथों को तंगी में लेकर के आना कहीं की भी भलाई नहीं है। इसमें कोई लाभ वाली स्थिति नहीं है बच्चों। हर वक्त हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि अरे आज इसकी किश्त भरनी है, कल उसकी किश्त भरनी है, परसों उसकी किश्त भरनी है। हमारा पूरा जीवन खुद एक किश्तमय जीवन के रूप में बदल जाता है। तो जीवन के जो रंग हैं, शांति, सुख, आनंद, उन्हें उठाएं, न कि ऋण का सुख लेकर के अपने जीवन को बदरंग करें।